नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। वक्फ एक्ट में संशोधन की बात हो रही है तो उस पर मौलाना लोगों को इतनी टेंशन क्यों हो रही है? सवाल यह भी है कि इसी एक्ट में कांग्रेस काल में जब संशोधन हुए तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, तब किसी को धर्म में हस्तक्षेप नहीं लगा, लेकिन आज तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन आज जब संशोधन की बात आ रही है तो धर्म में हस्तक्षेप बताया जाने लगा है। सवाल यह भी है कि एक्ट में संशोधन विधेयक के संसद में आने से पहले ही देश के हालात खराब होने की धमकी क्यों दी जा रही है? दरअसल खबरों के मुताबिक इसी हफ्ते मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर बिल राज्यसभा में पेश कर सकती है, लेकिन बिल के संसद के पटल पर आने से पहले ही नैरेटिव ऐसा सेट किया जा रहा है कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप करने जा रही है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। मौलाना मदनी से लेकर यासीन तक बिल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। सवाल है कि अगर सरकार गरीबों और महिलाओं के वक्फ में हक दिलाने की बात कर रही है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जब से खबर फैली कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है, तभी से सियासत में वक्फ एक्ट को लेकर घमासान मचा है। तमाम मुस्लिम संगठन से लेकर अलग अलग मौलाना देश में भड़काने के काम में लगे हैं। सरकार को मुसलमान विरोधी बताकर एक अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल 2 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 40 संशोधनों के साथ मंजूरी दी। अब सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते किसी भी दिन सरकार ये विधेयक राज्यसभा में पेश कर सकती है। लेकिन वक्फ एक्ट में संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही हंगामा मचा है। अब जमीयत चीफ अरशद मदनी ने इसे सीधे सीधे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए धमकी दे दी है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी संशोधन मंजूर नहीं करेंगे। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार की मंशा खराब है, वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहती है और मुसलमानों की अरबों की संपत्ति हड़पना चाहती है। हम वक्फ कानून में ऐसे किसी संशोधन को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते जिससे वक्फ की स्थिति और वक्फकर्ता का उद्देश्य बदल जाए। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों द्वारा सरकार वक्फ की स्थिति और स्वभाव को बदल देना चाहती है ताकि उस पर कब्जा करना आसान हो जाए। सिर्फ अरशद मदनी नहीं, ओवैसी से लेकर मौलाना साजिद रशीदी तक ने इस पर पहले ही विरोध जता दिया है। अब जमाते इस्लामी हिंद भी विरोध में खड़ा हो चुका है। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मुतासिम ने आरोप लगा दिया कि सरकार वक्फ की जमीन छीनना चाहती है। जो कुछ हुकूमत का रवैया है और जो कुछ हुकूमत ने अब तक या हुकूमत जिस पार्टी की उन्होंने जो कुछ कहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो औकाफ में वक्फ बोर्ड में कानून को बदल के जो औकाफ की जायदादें हैं उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनका इंटेंशन मुस्लिम कौम की भलाई या मुस्लिम औरतों की भलाई है या वक्फ बोर्ड में तब्दील करके उन जमीनों को कुछ पूंजीपतियों को और उस पर कब्जा करके मुसलमानों से वो जमीन छीन लेने का इरादा है। ये असल मसला है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी से अब तक का जो उनका रवैया है, उससे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें तब्दीलियां करके जो कुछ जमीन वक्फ बोर्ड के तहत है जो मुसलमानों ने दी, मुसलमानों के लिए दी, उसको हुकूमत छीनना चाहती है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकार और अंजुमन इंतजामिया कमेटी तो वक्फ एक्ट में बदलाव पर अलग ही नैरेटिव फैलाना शुरू कर चुकी है। एसएम यासीन का आरोप है कि सरकार 70% मस्जिदों पर कब्जा करने की तैयारी के साथ साथ वर्शिप एक्ट को भी खत्म कर देगी। इतना ही नहीं, एसएम यासीन सरकार के साथ साथ कोर्ट की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। उस जमीन पे सरकार की नजर है और सरकार उस जमीन को किसी न किसी रूप में लेना चाह रही है और इसके जरिए हमारा अपना जहां तक ख्याल है कि वर्शिप एक्ट जो 1991 है उसको भी डिसमिस कर दे। बहुत खराब हालात होंगे, हालात दिन ब दिन खराब करती जा रही है सरकार की मंशा लगता है यही है कि धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे सब इस तरह की करते रहो, बस यही एक जरिया रह गया है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है और अदालतों का भी रवैया देख रहे हैं हम। अदालतें का भी रवैया, अदालतें
फैसले तो दे रही, इंसाफ तो कर नहीं रही। मुस्लिम मौलाना ही नहीं, सियासतदान भी मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक सरकार को घेरने में लगे। केंद्र सरकार जनहित के काम में नहीं लगी हुई है। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ना महंगाई से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है। इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है। ये वो वक्फ के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। आप क्यों कटौती करना चाहते हैं वक्फ के अधिकार में? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? अगर कहीं रेगुलेटरी है तो आप उसको रेगुलेट करा दीजिए। उन्हें वक्फ के अधिकारों को कटौती करने की क्या जरूरत है? इस तरीके से अगर देश के अंदर काम होगा तो हमारे अंदर, खास तौर से मुस्लिम्स के अंदर एक भावना ये पैदा होती है कि साहब हमारे साथ ये सब क्यों किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि वक्फ कानून में संशोधन प्रस्ताव को धर्म में हस्तक्षेप बताकर विपक्ष क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा? अगर नहीं तो जब 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए तब तथाकथित मौलाना और सियासतदान चुप क्यों थे? सवाल ये भी है कि मोदी सरकार वक्फ में वंचितों, महिलाओं का अधिकार बढ़ाना चाहती है तो इससे दिक्कत क्यों है? और सवाल ये भी कि अगर मंदिरों के खजाने पर सरकार का कब्जा है तो वक्फ बेलगाम क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ अगर गरीब मुसलमानों के हित में काम करता है तो फिर करोड़ों की संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड के होते हुए इस देश का मुसलमान इतना गरीब क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। उन्नीस सौ 2013 में संशोधन हो गए, असीमित अधिकार दे दिए गए। तब ये किसी को बुरा नहीं लगा क्योंकि तब असीमित अधिकार मिल रहे थे। तब ये ध्रुवीकरण भी नहीं लगा, तब ये तुष्टीकरण भी नहीं लगा। लेकिन असीमित अधिकारों में अब सत्यापन का एक प्रावधान डाला जा रहा है तो लग रहा है कि धर्म में हस्तक्षेप हो गया। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाहजहां इल्मी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी बीएचपी से, फिरोज बख्त अहमद साहब पूर्व कुलपति हमारे साथ जुड़े हैं, आदिल हसन एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद अतीक इंडियन मुस्लिम लीग, असगर खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद अतीक आज शुरू आपसे कर रहा हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है कि अभी वक्फ एक्ट में संशोधन की बात हो रही है तो धर्म में हस्तक्षेप हो गया। 95 में संशोधन हुआ तब ठीक था, 2013 में संशोधन हुआ तब ठीक था क्योंकि तब असीमित अधिकार मिल रहे थे। अभी असीमित अधिकारों पर कंट्रोल की बात है तो धर्म में हस्तक्षेप हो गया। देखिए, दरअसल बात यह है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये तो आपको खूब अच्छी तरह से पता होगा। भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं वैसे पिछली सरकारों की नीतियां नहीं थी, इसलिए हस्तक्षेप का विरोध हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यूसीसी और महिलाओं का कल्याण और हमारी शरीयत में मदाखलत, ये सारी चीजें कर चुकी है तो विरोध तो बनता ही बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके दिल में क्या बस रहा है। मुसलमानों की संपत्ति पे कब्जा करके दूसरों को देने की जो साजिश चल रही है वो कामयाब तो हम नहीं होने देंगे। ये समझ लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत जो है जिस तरह से बात कर रही है, मुस्लिम लीग भी वही क्या चाहती है कि हमारा जो वक्फ है उसमें बिल्कुल भी आप मदाखलत नहीं करें कि वो हमारे मजहब में मदाखलत मानी जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने जो अपने गाढ़ी कमाई से चीजों को वक्फ किया है उसमें फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? उसमें फैसला लेने वाले गाड़ी कमाई ना, अभी मोहम्मद अतीक इस पर भी आऊंगा कि एक संशोधन में बाय यूजर क्लॉज जोड़ दिया कि जमीन अपनी नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वक्फ कर सकते हैं। तो ये गाड़ी कमाई वाली दलील अभी शुरू में मत दीजिए, नहीं तो ये दलील आप पर ही भारी पड़ जाएगी। असीमित अधिकारों पर मेरा सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं, मोहम्मद अतीक सवाल बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मेरा सवाल है कि 95 में संशोधन होता है, 2013 में संशोधन होता है,
और सीमित अधिकार मिल जाते हैं, आपकी जमीन नहीं, आप सिर्फ उस जमीन पर काम कर रहे हैं तो भी आप वक्फ कर सकते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगा था क्योंकि अनलिमिटेड राइट्स आपको मिल रहे थे, वो आपको सेटिस्फाई कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, हम नहीं, ये आप ये गलत नैरेटिव बना रहे हैं। यहां पर हम किसी की भी जमीन पे कब्जा नहीं करते हैं। नहीं, क्या गलत नैरेटिव जमीन होती है हम उस पे ही अपने दावा करते हैं। क्या गलत नैरेटिव है? हमने मोहम्मद अतीक, क्या बाई यूजर का क्लॉज नहीं है? बिल्कुल गलत। आप ये मोहम्मद अतीक, क्या बाई यूजर का क्लॉज नहीं है? आप बाई यूजर, अरे हम किसी की जमीन, मैं पूछ रहा हूं बाई यूजर का क्लॉज है कि नहीं है? किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करते हैं। जो हमारी, अभी मैं कब्जा की बात नहीं कर रहा मोहम्मद अतीक, हमारी जमीन जो होगी हम उसी पे जो है अपना बाई दावा यूजर का ठोकेंगे। क्लॉज है कि नहीं है? हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है, आप बाई यूजर वाला क्लॉज इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी की जमीन नहीं है, आप उस पर कब्जा कर सकते हैं। मोहम्मद अतीक है कि नहीं है बाई यूजर का क्लॉज? अपनी जमीन हम, मोहम्मद अतीक है कि नहीं? वक्फ बोर्ड हमेशा अपनी जमीन पे जो है कब्जा का जो दावा ठोकता है, वरना किसी दूसरे की जमीन पे बिल्कुल भी नहीं मोहम्मद अतीक भागी नहीं। मीडिया का बनाया हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, अगर मान लीजिए, अरे सुनिए मोहम्मद अतीक, मैं सवाल को सिंप्लीफाई कर देता हूं। अरे सुनिए ना, अगर मान लीजिए कोई जमीन आपके पास है, आप उस पर मान लीजिए इस्तेमाल कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उस जमीन का कागज आपके पास नहीं है, तो आप उसको वक्फ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वक्फ बोर्ड, सुनिए, वक्फ बोर्ड के पास उसका कागज है, जाहिर सी बात है। जो नहीं, अरे आप ही के पास कागज नहीं तो वक्फ बोर्ड के पास कागज करते हैं, हम वक्फ करते हैं। घुमाइए नहीं भाई, घुमाइए नहीं। बाई यूजर का क्लॉज है कि नहीं? अच्छा चलिए, मैं असगर खान, नहीं, भरमाने की जरूरत नहीं, आप भरमा रहे हैं, बिल्कुल भरमा आप रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं भरमाइए। अरे मैं सच्चाई बता रहा हूं, जो वक्फ करी गई है, मैं सच्चाई बता रहा हूं देश के लोगों को कि बाई यूजर का क्लॉज कैसे जोड़ दिया गया एक संशोधन के जरिए, सरकार कि आपकी जमीन नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वक्फ कर सकते हैं। अब आसान नहीं होगा, अब यूसीसी नहीं चलेगा, अब यूसीसी की तरह, और या फिर हमारी शरीयत में मदाखलत की तरह हमारी डिरेल होने की जरूरत नहीं है, नहीं कर सकते। मोहम्मद अतीक, डिरेल होने की जरूरत नहीं है। असगर खान एक छोटा सा सवाल, छोटा जवाब, फिर मैं शाजिया के पास जाऊंगा। ये अरे रुकिए, ये बाई यूजर का क्लॉज है कि नहीं? बहुत ईमानदारी से बताइएगा, एक वकील है। देखिए, बाई यूजर का क्लास वो इस तरह से है कि आपके पास अगर पेपर नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि प्रॉपर्टी आपकी ही होना चाहिए, कब्जा भी आपका, कैसे? और ऑनर भी आप भी। बहुत सारे ऐसे जो दादा इलाही प्रॉपर्टीज हैं, पहले पूरी बात सुन लें आप, जो दादा इलाही प्रॉपर्टीज हैं उनके बहुत सारों के पेपर्स नहीं हुआ करते, तो वो, लेकिन आप किसी और की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कहीं कोई क्लॉज नहीं है, सिर्फ आप इस्तेमाल करते हैं, आपका पेपर नहीं है, आपकी दादा इलाही प्रॉपर्टी है, ऑनर आप हैं, और अगर उसमें एक से ज्यादा है तो सबके मशवरे। अच्छा, ये कब जुड़ा था, जरा ये भी बता दीजिए असगर भाई, ये बाई यूजर वाला क्लॉज कब जुड़ा था? जी, बाई यूजर वाला क्लॉज कब जुड़ा था? भाई आप, ठीक है, आपका कहना यह है, या आपका कहना यह है कि साहब ये 2013 में और इसमें 1995 में इसको ऐड किया था। अगर इसको ऐड कर दिया तब तो अच्छा लगा था ना असगर खान? सवाल ये गलत, नहीं, सवाल गलत कैसे हो गया? अब देखिए, माने 2013-95 में ये क्लॉज जुड़ गया कि बाई यूजर, यानी आपकी जमीन नहीं, आपके पास कागज नहीं है, आप बाप दादा की संपत्ति कह रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन वो ये भी तो संभावना है कि किसी और की जमीन पर कब्जा हुआ होगा और उसे वक्फ कर दीजिए, वो बेचारा मरता फिरे कि हमारी जमीन कहां गई। अपने हिसाब से कुछ नहीं होता, नहीं, देखिए राकेश भाई, अपने हिसाब से कुछ नहीं हो सकता, कानून के हिसाब से होता है। अगर मैं वकील हूं तो कानून के हिसाब से बोलूंगा, तो हम किसी और की, मैं तो आपको यहां तक कह रहा हूं कि अगर एक दादा इलाही प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा लोग हैं तो मैं सिर्फ, और मैं करना चाहता हूं वक्त, मैं अपना हिस्सा करूंगा, किसी दूसरे का नहीं कर सकता, और उसकी जब तक कंसर्न ना हो, तो यहां तक जो जिस चीज का ऑनर है वही वक्फ करेगा। ये तो अल्लाह के दरबार से सीधा बंदों। तो सर, बिलासपुर में नगर निगम की जमीन कहां चली गई? चूंकि ये दिल्ली में तो खैर छोड़ दीजिए, गिफ्ट में ही मिल गई थी कांग्रेस से। 1995 में हैदराबाद ने 5 स्टार होटल की जमीन को अपना बता दिया, दिल्ली में डीडीए की जमीन पर कब्जा, अलीगढ़ में हिंदू मठ की संपत्ति पर कब्जा। कितने तो ये बाई यूजर का क्लॉज, कितने 5 स्टार लोगों ने जबरदस्ती बना लिए।
अब आपने कितने 5 स्टार बता लिए। अब सवाल ये कि चूंकि आपने पहले भी सवाल उठाया था कि करप्शन की बात है, हम इसलिए इन सब चीजों को ऐड कर रहे हैं, इसलिए संशोधन कर रहे हैं, इसलिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। अरे भाई, करप्शन के लिए पहले कानून है हमारे मुल्क में, कोई जरूरत नहीं है। नहीं वो अच्छा, चलिए मैं आऊंगा अब। शाजिया, कार्रवाई की है। शाजिया, सीधी सी एक लाइन है कि आप लोग धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि सत्यापन वक्फ सीधे नहीं, पहले सत्यापित करना होगा, इससे दिक्कत है। अब देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा, और आप सही कह रहे हैं, सत्यापन के बगैर किसी की भी जमीन नहीं ली जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 1995 के एक्ट में धारा 3 में लिखा हुआ है, क्लॉज 3 में लिखा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड ये सोचे भी कि जमीन वक्फ की है तो वक्फ बोर्ड उसे ले सकता है। यानी कि सत्यापन दोनों तरफ से होगा, इसके कागजात भी दिखाए जाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर आपने बहुत पहले और जरूरी चीज कही कि जो गरीब मुसलमान है उसके लिए क्या है वक्फ जमीन में, उसका कितना उसको कितना योगदान मिलता है और मदद मिलती है। आप जो आप बात कर रहे हैं तुष्टिकरण की, तुष्टिकरण है, लेकिन ये गरीब मुसलमान का तुष्टिकरण नहीं है। ये चंद फिर से बोल रहे हैं भाई साहब, चुप रहिए आप चुप रहिए। आप पर नाम शाजिया नहीं है, सारी चीजें आप वक्त से लेंगे। आपका नाम शाजिया है, आपका नाम शाजिया है कि अतीक है? नहीं, पहले बताइए, आपका नाम शाजिया है कि अतीक है? आपकी सरकार आपका नाम शाजिया है, आपकी सरकार आपका नाम शाजिया है, मद नहीं है, नहीं अच्छा, गरीबों को देने के लिए। शाजिया साहब क्यों बताइए थोड़ी देर के लिए? मद नहीं है। अब देखिए कैसे बात कर पाऊंगी, इनको इतना तहजीब नहीं है सुनने का। देखिए मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे, देखिए इस तरह की मेरी आदत नहीं है। चलिए मोहम्मद अतीक सुन लीजिए, शाजिया अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, जो आपको गलत लगे आप बोल दीजिएगा बाद में उनके, लेकिन पहले उनको सुन लीजिए। देखिए कुछ दमनकारी और लालची मजहबी परिवार हैं जिन्होंने मजहबी ठेकेदारी और जमींदारी चला कर रखी है। ना तो ये परोपकार या भला करते हैं किसी भी गरीब परिवार का, और इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन एक एग्जाम्पल, अमानतुल्लाह खान का नाम सुना है आपने? आप सब लोग ने सुना होगा। कौन है वो? पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, अब उन पर भी करोड़ों के इल्जाम लगे हैं तो वो हटाए गए। लेकिन उन्होंने 2016 में इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? हारून यूसुफ का नाम सुना है आपने? कौन है हारून यूसुफ साहब? कांग्रेस के वक्त में दिल्ली वक्फ बोर्ड के वो थे चेयरमैन। क्या इल्जाम लगा था? बाकायदा अमानतुल्लाह खान ने, जो शाजिया अल्मी ने नहीं, आपकी प्रिय आम आदमी पार्टी के चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बाकायदा अदालत गए थे और उन्होंने प्रमाण दिया था किस तरह से हारून यूसुफ ने 62 बीघा जमीन सिर्फ 1 करोड़ के दान के लिए उसको 25 पैसे पर बीघा के हिसाब पर दिया है, और ये एंटी करप्शन ब्यूरो में ये केस दर्ज हुआ। अब आप बताइए, ये भी मुसलमान और वो भी मुसलमान, इसमें कहाँ गरीब आता है? इसमें सिर्फ पैसे का खेल है, और जो भू माफिया काम करता है ये उसका है। इन्हें गरीब मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। अब तक अगर मतलब होता तो कितने स्कूल, यूनिवर्सिटी, अस्पताल। ठीक है शाजिया, मैं आता हूँ अब। आदिल भाई, नहीं, और बहुत सारी बातें मुझे कहने की, चलिए मैं बात में रखती हूं। ठीक है आदिल हसन, एक सीधा सा सवाल है। आप लोग कहते हैं, या सभी कहते हैं, होना भी चाहिए कि सभी धर्मों को समान हक मिले, सभी धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए देश में। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सभी धर्मों से ऊपर उठकर वक्फ बोर्ड को ऐसी असीमित पावर दे दी गई जो दूसरे किसी भी धर्म में नहीं दी गई है? और ऐसा नहीं है कि शुरू से रहा होगा, ये 95 और 2013 में मिल गया, उसके पहले भी नहीं था। राकेश भाई वक्फ बोर्ड डायरेक्ट, वक्फ बोर्ड इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जरूर है, लेकिन वो सरकार, जो स्टेट सरकार है उसके अधीनस्थ है। उसके जो सीईओ हैं वो स्टेट सरकार बहाल करती है, उसके जो स्टाफ है वो स्टेट सरकार बहाल करती है, उसको जो ग्रांट मिलता है वो स्टेट सरकार ग्रांट देती है। अच्छी बात है, मोदी सरकार इतना मुसलमानों की चिंता। मेरा नाम मैम आदिल है, शाजिया अल्मी को बोलिए मेरा नाम आदिल है। अभी दूसरे को नसीहत दे रही थी, अभी दूसरे को नसीहत नहीं, मैंने नहीं बोला था। अब राकेश साहब से पूछिए, मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। मैडम इंडिया टाइम्स, नहीं मैडम मैंने नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला था। सुनिए, थोड़ा सुनिए राकेश भाई। हाँ बोलिए आदिल, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी को बोलिए, इतना मुसलमानों की चिंता करते हैं तो नीलेश राणे कल मुसलमानों को ट्वीट जहर कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या हुआ? अंटिलिया जो है, मुकेश अंबानी बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको जरा दिलवा दीजिए अगर इतनी मुसलमानों की चिंता है। आज तो मोदी जी को और बेचैनी लगी होगी। विवेश फोगाट आज ओलंपिक में जीती है, मोदी जी की पुलिस उस पर लाठी बरसा रही थी। आज तो मोदी जी के लिए काला दिवस हो रहा होगा।
कि हर तरफ से आज उनको जवाब नहीं मिल रहा है। आदिल तो आप आदिल आज बताइए जो कि एंटीलिया का हवाला दे रहे हैं, यही तो दिक्कत है भाई आदिल, यही तो दिक्कत वाली बात है। छोटी सी बात, आप बताइए इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी आपने। मैं पकड़ती हूँ आपको, मैं आपको अभी पकड़ती हूँ। राकेश जी 10 सेकंड अच्छा 10 सेकंड सुन लीजिए आदिल, 10 सेकंड सुन लीजिए आदिल, 10 सेकंड दे दीजिए। ये कह रहे हैं ना, इन्होंने अभी भी कहा, इन्होंने अभी भी क्या कहा, इन्होंने अभी कहा कि वो जो बाकायदा राज्य सरकारें करती है, हारून यूसुफ को भी तो रखा था जिन्होंने 62 बीघा जमीन बेच दी, खूब पैसे हथिया लिए। अच्छा सुनिए, और बात है अंबानी की, तो वो कौन सा वक्फ बोर्ड था? आप बताइए वक्फ बोर्ड ने कैसे बेच दी वो जमीन? महाराष्ट्र सरकार मिली थी कि नहीं मिली थी? आप बताइए, आपने खुद ही कह दिया, आप खुद ही फंस गए। वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड था, आपने कितने पैसे लिए उन्होंने? कितने पैसे लिए अंबानी से? ये बताइए ना। ठीक ये बताइए जवाब। अब आदिल मेरे मूल सवाल पर आइए, आदिल मेरे मूल सवाल पर आइए। क्या किसी दूसरे धर्म में किसी संस्था को ऐसे अधिकार मिले हैं जैसे वक्फ को हैं? बहुत सीधा सा सवाल है। सुनिए, सीधा सा जवाब, बुद्धा टेम्पल है, बुद्धा ट्री है, बुद्धा बोध गया में बुद्धा टेम्पल है, उसके जो चेयरमैन है कोई मुसलमान नहीं बन सकते हैं, नॉन मुस्लिम ही बन सकते हैं। मुसलमान वो इंडोमेंट के तहत आता है। ये कौन किसका चेयरमैन बन सकता है, ये सवाल नहीं पूछा। नहीं ये सवाल नहीं पूछा भाई आदिल, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। क्या किसी दूसरे धर्म में किसी संस्था को ऐसे अधिकार हैं जो वक्फ को हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, और या तो एक्सप्लेन कर दीजिए। हर धर्म में संविधानिक अधिकार है। आज मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाया हज बोर्ड के करप्शन का, हज बोर्ड के भ्रष्टाचार का। मोदी जी को बोलिए कि हज कमेटी को सुधार करे, हज में जो जायरीन जाते हैं मैंने जो पूछा उस पर जवाब नहीं देंगे, हज कमेटी पर चले जाएंगे। विजय शंकर तिवारी जी ये हज कमेटी पर जाएंगे। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ बोर्ड का नियम सभी धर्मों पर लागू होगा, लेकिन इन पर कोई किसी दूसरे धर्म का नियम लागू नहीं होगा। गैर मुस्लिम की संपत्ति पर अधिकार कर दीजिए, दूसरे धर्म में किसी को ऐसा कोई अधिकार मिला नहीं है। अलग से ट्रिब्यूनल इनके पास है, दूसरे धर्म में कहीं ट्रिब्यूनल की व्यवस्था आपने सुनी है क्या? उसके बावजूद मेरे सवाल से भाग रहे हज कमेटी पर चले गए। सीबीआई से जांच कराइए। आज मेरे नेता ने पार्लियामेंट में आवाज उठाया, जो ट्रिब्यूनल है वो चलिए रुकिए, आप विजय शंकर तिवारी आपका नाम नहीं है, आदिल रुकिए, सुनिए। मेरा नाम आदिल हसन अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ट्रस्ट के लिए कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, ना सिख के लिए है, ना हिंदू के लिए है, ना बौद्ध के लिए है, ना जैन के लिए है, ना सिख के लिए है। जितने भी सबके ट्रस्ट इस प्रकार के हैं संरक्षण के, कहीं भी ट्रिब्यूनल नहीं है, केवल ये मुस्लिम समाज के लिए है। लेकिन एक बात ये देखिए कि अगर ये जो जमीन है, ये जमीन आई कहां से? 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से हिंदू भारत आए। वो जो जमीन छोड़ के आए तो पाकिस्तान की सरकार ने उस पर अपना कब्जा जमा लिया, और भारत के जो मुस्लिम हैं जो स्वेच्छा से पाकिस्तान गए, उनकी जो जमीन यहां रह गई, वो जमीन का बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बन गया, और ये वही जमीन है। अब एक अहम बात है, 1995 के बाद, यानी मैं 2013 की बात करता हूं, 2013 में वक्फ बोर्ड की जमीन 4 लाख एकड़ जमीन थी, और आज वो 9,54,000 करोड़ जमीन हो गई। डबल से ज्यादा कहां बढ़ गई? तो उसका कारण क्या है कि 123 संपत्तियां दिल्ली की और तमिलनाडु के 6 गांव, उसमें से एक गांव तिरुचिरापल्ली का, वो गांव जो 1500 साल पुराना मंदिर जहां पर है, वो मंदिर भी वक्फ बोर्ड की जमीन हो गई। यानी 680 में भारत में पहली मस्जिद बनती है, और ये 1500 साल पुराने गांव को वक्फ की जमीन बोलते हैं। यानी भारत में लैंड जिहाद जो कहते हैं ना, इससे भी अगर कोई दूसरा आगे से बढ़कर सवाल हो कि भारत की अधिक से अधिक जनता का जो जमीन है वो किसी न किसी से हथियाने का ये इनका षड्यंत्र था। और एक और बात कहूं मैं, ये जो वक्फ बोर्ड है, वो जो ट्रिब्यूनल बना है, तो ये अगर वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को वक्फ बोर्ड में शामिल कर देता है, तो जिसकी जमीन जाती है उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसको कहां जाना पड़े? वो जज के पास नहीं जा सकता, किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता, कहीं भी नहीं जा सकता, तो उसको अधिकार ही नहीं है। तो फिरोज बख्श साहब, कि इस प्रकार के कोई कह रहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, कोई कह रहा है धर्म में हस्तक्षेप है, कोई कह रहा है कि देखो भाई ये तो मुसलमानी मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? तो क्या ये भड़काने वाले स्टेटमेंट ना माना जाए? ऐसा है साकेत साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ, ऐसा है,
अभी आपके प्रोग्राम से पहले कुछ प्रोमो थे, कुछ लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम की हवा दे दी। कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के हकूक जो है वो मारे जा रहे हैं, उनके हकूक कम किए जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के हकूक कम किए जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, इस प्रोग्राम का जो राइडर था सबसे पहले आपने बोल दिया था, और जिसकी तरफ शाजिया ने भी इशारा किया था कि इतनी 9.5 लाख करोड़ जमीन है, उसका क्या फायदा पहुंच रहा है मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम बेवाओं को कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा। हाँ, मैं थोड़ा सा बात कह लूं, मैं सबसे मुद्देबाना दरखास्त करूंगा, सम्मान के साथ कहूंगा, बीच में मेरे कोई ना बोले, आप भी साकिब भाई। तो देखिए, इतनी ज्यादा ये प्रॉपर्टी है, इसका किराया आ जाए या इसका कुछ भी आ जाए, मतलब कहने का मकसद ये है कि इतने कुछ फायदा नहीं पहुंच रहा है। इतने सारे बच्चे हैं, वो मेडिकल की फीस नहीं दे पाते, इंजीनियरिंग की फीस नहीं दे पाते, बेवाएं हैं, सिंगल मदर्स हैं। ये सारी जो रकम है 9.5 लाख जो इतनी जमीन है, इसका बहुत ज्यादा पैसा इनके पास जा सकता था, मगर क्या है, ये लार्जेस्ट लैंड स्कैम है दुनिया का वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है? अभी बात आई थी अंबानी साहब के मकान की, मुकेश अंबानी की, 21.5 करोड़ में महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने उनको 5000 मीटर की जमीन दे दी, जो उस वक्त 2003 में उसकी कीमत 600 करोड़ थी। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। आप ये देखो, वहां एक विंडसर मैनर होटल है वहां पे बेंगलोर में, उसकी कीमत है 600 करोड़ रुपए, उसका किराया 12,000 रुपए जा रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं, अब वकील साहब यहाँ बैठे हमारे, ये जवाब देंगे, वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, ये कौड़ियों के मोल इन्होंने जमीन बेच दी, वक्फ बोर्ड की दुकानें बेच दी, मॉल बेच दिए। चांदनी चौक देखिए, पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक है। अब आदिल बोलिए, और एक बात मैं ऐड कर देता हूं, जो शाजिया ने कहा या फिर फिरोज बख्श साहब जो बात कह रहे हैं, 100 रुपए कि भाई इतना पैसा है, सालाना आय 200 करोड़ है, इतनी प्रॉपर्टी है कि देश में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाला संस्थान है, उसके बावजूद क्या तो मुसलमान पिछड़े हुए हैं? उसके बावजूद तो मुसलमानों को कोई देखने वाला नहीं है। यही तो बात है ना, यही तो तकलीफदेह बात है, क्योंकि कुछ परिवारों ने अपने लालच के चलते ये माफिया बनाकर आम मुसलमानों के साथ ये इतना ज्यादा अन्याय किया है। शाजिया, एक मिनट, आदिल से सवाल था, आदिल बोलिए। राकेश भाई, शाजिया जी ने और फिरोज बख्श साहब ने कहा एक मामला कि इंक्रोचमेंट है, तो मैं मोदी सरकार जो है, अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में उठाया कि SIT बनाइए, इंक्रोचमेंट खत्म कीजिए, मोदी सरकार मेरा इंक्रोचमेंट वक्फ की खत्म करवा दे। और मोदी सरकार एंटीलिया जो है वो जमीन जो मूल करंट प्राइस है उससे दिलवा दे वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड का जो भ्रष्टाचार है उसको जेल में दिए, जो भी गलत किया है। और वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, जो ट्रिब्यूनल का जज बनता है, वो चीफ जस्टिस बनाते हैं, अब तक उठाए वो कोई अदानी अंबानी नहीं बनाते, वो चीफ जस्टिस बनाते हैं, वो भाजपा राजद जदयू नहीं बनाती है, वो स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, और वो सरकार के अधीनस्थ होता है। असल में आप इतने झूठे हो गए भाई साहब। सुनिए, आप पूछे वो वक्फ बोर्ड का कौन था मुतवल्ली, वो मुतवल्ली कौन था और कितने करोड़ रुपए उसने खाए हैं, और नहीं सवाल पूछने वाला है। इसीलिए संशोधन जरूरी है, इसीलिए वही मुतवल्ली ने जो बाकायदा करोड़ों खाए हैं पैसे, और जिस तरह से हारून यूसुफ ने खाए हैं, जिस तरह अमानतुल्लाह ने खाए हैं, ये पैसों का जवाब देंगे आप? गरीब मुसलमानों से कहिए जाकर, ना तो यूनिवर्सिटी में, ना पढ़ाई लिखाई में, ना तालीम में आपने कुछ नहीं किया। बेवा औरतें हैं, बच्चियां हैं, आपके पास कोई लिस्ट नहीं। अब असगर भाई, एक मिनट, चलिए, असगर खान, एक जो खेल चल रहा था, दो बातें हैं जो बड़े प्रावधान चेंजेस के आने वाले हैं, कि एक तो वक्फ बोर्ड सीधे दावा नहीं करेगा, दावा करेगा तो पहले सत्यापन होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? बात का बवाल ही खत्म, कोई कहने ही नहीं आएगा, सत्यापन हो जाएगा तो जमीन वाकई अगर सही है तो वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। तो सत्यापन से भाग क्यों रहे हैं?